ये स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सबसे पहले भी हम लोग 10-15 मिनट का हमारा जो थ्योरी का पार्ट हमें कवर करना है वो कवर करेंगे। फिर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्रैक्टिस टेस्ट, स्पेशल रेस एंड शीट्स। तो इमीडिएटली हम लोग बगैर टाइम वेस्ट करें अपना नोट्स कॉपी निकालें। लास्ट क्लास के अंदर हमको एसटीपी बता दिया गया था और हमें एसटीपी के अंदर 2 पार्ट घर पे करने के लिए दिए गए थे। अच्छा, इसके अलावा मैंने 4 क्वेश्चन कुछ अपलोड करे थे, तो 3 का तो सॉल्यूशन मैंने डाला था वहां पे, 1 का मैंने सॉल्यूशन नहीं डाला था। क्या जो हाँ 3 आंसर आएगा, बट जो मैंने 4 क्वेश्चन डाले थे उसमें से 3 का सॉल्यूशन डाला था, क्या वो क्लियर है? वो सारे सब लोगों से हो गए थे। ठीक है, अब वो जो चौथा क्वेश्चन था मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ क्लास की। जो चौथा क्वेश्चन था उसके अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे डिस्कस करना था। वहां पे लिखा था 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स, एल वेक्टर, एम वेक्टर, एन वेक्टर आर सच दैट, और वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी आर डॉट एल is r dot m is r dot n and this is equal to 0, और a b c जो नंबर्स वहां थे वो ऑल रियल नंबर थे एक्सेप्ट 0। इसका मतलब समझते हैं सब लोग? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी एबीसी की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। फिर हमें कहा गया था ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, ये सवाल था। तो मेरा सिंपल सा जो डिस्कशन क्लास में करने का था मोटिव था वो ये था कि अपने को बोला हुआ है कि एल वेक्टर दे रखा है, एम वेक्टर दे रखा है, एन वेक्टर दे रखा है ना, अपने को ये दे रखा है। इस डेटा से हम क्या कह सकते हैं? हाँ, अब देखो आर डॉट एल 0 होने का मतलब आर वेक्टर एल के परपेंडिकुलर, आर डॉट एम भी 0 यानी आर वेक्टर एम के भी परपेंडिकुलर, और आर डॉट एन भी 0 यानी आर एन के भी परपेंडिकुलर। अब अगर आर वेक्टर एल और एम के परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन एल क्रॉस एम के अलॉन्ग हो गया। अगर आर वेक्टर एम और एन के परपेंडिकुलर तो उसका डायरेक्शन वेक्टर एम क्रॉस एन हो गया। और अगर आर वेक्टर डॉट एल और आर डॉट एन को 0 को ले तो एल और एन के भी परपेंडिकुलर हो गया, यानी आर वेक्टर का डायरेक्शन एल क्रॉस एम के अलॉन्ग भी हो गया, एम क्रॉस एन के अलॉन्ग भी हो गया, और एल क्रॉस एन के अलॉन्ग भी हो गया। और ये तभी संभव है जब एल, एम और एन एक ही प्लेन में हो, और ये सारे जो एल क्रॉस एम क्रॉस एन और एल क्रॉस एन के हो जाए उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज थ्योरम इन प्लेन, यानी आपका एल, एम और एन एक ही प्लेन में है तो हम क्या कंडीशन लगा देंगे? बॉक्स एल, एम, एन शुड बी 0, और बॉक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट अगर हम देखें तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है। 11th क्लास में अगर हम डिटरमिनेंट पढ़े होंगे तो जरूर ये अपने को याद करने के लिए कहा गया होगा, हाँ ना। ये इज इक्वल टू 0, और ये 0 का मतलब आ जाता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब इमीडिएटली इस एबीसी से डिवाइड अगर हम कर दें तो हमें दिख रहा होगा यही चीज हमसे पूछी गई है। इफ यू कैन सी देयरफॉर, दिख रहा है क्या? तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3। तो आंसर विल बी 3। ये दिया था एक क्वेश्चन। इसके बाद हमने ये दिया था, क्या बोलते हैं, 3 क्वेश्चन के पार्ट थे। एक अपन ने क्लास में किया था, दूसरा अपन ने करने के लिए दिया था। क्या आंसर आएगा दूसरे पार्ट का? सेकेंड पार्ट का आंसर वेरी गुड, नहीं कर रहा है तो बस अब आंसर नहीं दिया जाएगा। आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, हाँ ये ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर बोलेंगे हमने ये बोला था। हाँ बिल्कुल सही है, जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर आएगा -1190, सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो तो अपन होपफुली सबने निकाल लिया होगा, मैं आंसर देने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एसटीपी का फॉर्मूला उसमें लगाना था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर का फॉर्मूला, जो अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था और अपन ने बोला था याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर आखिरी में पढ़ा था। इसके आगे हम लोग अब, वैसे तो ये क्वेश्चंस हम काफी कर चुके हैं, है ना, अभी पिछले डिस्कशन में भी हम लोगों ने क्लास में देख लिए थे।
लेकिन ऐसा करते हैं, थोड़े से और ले लेते हैं। और अब चलो हेडिंग भी डाल लो, वेक्टर इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस, वैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग डॉट लेंगे या क्रॉस लेंगे, या अपन ऑलरेडी कर चुके हैं काफी क्वेश्चंस है ना इसके, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। वेक्टर इक्वेशंस सॉल्व फॉर, और फटाफट लिखेंगे ताकि 15 से 20 मिनट में अपन फ्री होकर डिस्कशन करें, है ना। जो आखिरी में 2-3 चीजें बतानी है वो बताएं और फिर डिस्कशन पे आए। ठीक है ना। वैसे अपन, मैं फिर बोल देता हूँ, पहले अपन ऑलरेडी पीछे वाली क्लासेस में ये सब करके आ रहे हैं, अपन लोगों को बताया गया कि क्या तो किसी के साथ क्या लेना है, डॉट या क्रॉस। फिर भी अपन एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पीडीएफ में दे दिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन अगले पेज पे भी अटैच कर दिया जाएगा, तो जो भी लोग करते हैं वो लोग प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन घर पे देख लेंगे, इस पेज छोड़ देंगे एक पेज का आफ्टर द सेकंड क्वेश्चन। इधर आएंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स वेक्टर, यानी एक्स वेक्टर के अलावा जो भी यहाँ पर है वो सब हमारे को नोन है, ऐसा मानना होता है। यानी कि हमारा आंसर एक्स वेक्टर का बाकी सबके टर्म में आना आना चाहिए, नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि सी एक नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, ए और बी जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। अब हमें जिस वेक्टर को निकालना है वो एक्स है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो दो अवेलेबल है, एक तो ये और एक ये। सिंपल सा एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन पे अगर टिके रहोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये ध्यान रखना कि जब भी हम कोई अननोन चीज वेक्टर इक्वेशन में पीछे भी सॉल्व कर रहे हैं, पिछले इतने टाइम से जब से हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं, तुमने शीट में भी करा होगा, हमें नेसेसरली डॉट या क्रॉस का यूज पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर जो अननोन वेक्टर निकालना है वो एक्स है, तो मुझे किसी भी तरह से इस एक्स को इन ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अगर ये इन ऑपरेशन के साथ आता रहेगा डॉट या क्रॉस के साथ, तो फिर ये एक्स नहीं निकल पाएगा कभी भी। तो इनसे इंडिपेंडेंट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये अपने पास एक डेटा है एक्स डॉट ए और ए क्रॉस सी। अब एक्स डॉट ए में तो किसी भी तरह से अपन अलग नहीं कर सकते, ये तो क्यों खुद ही स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इसी क्रॉस पे जाकर के क्या कर रहा हूं कि मैं इस एक्स को फ्री करने के लिए ए के साथ क्रॉस ले रहा हूं। किसके साथ क्रॉस ले रहा हूं, ए के साथ। जनरली ऐसा होगा कि तुम लोग को कोशिश करनी होगी कि जो नॉन वेक्टर है उन्हीं के टर्म में डॉट और क्रॉस पहले खेलो, उससे बात नहीं बनती है तो फिर अननोन के टर्म्स में आना, लेकिन शुरुआत में अननोन के टर्म्स में बताना, नहीं तो फिर दिक्कत ज्यादा होगी। क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने, तो ए का क्रॉस लिया दोनों तरफ, तो ए क्रॉस एक्स हो गया और ये आ गया ए क्रॉस पी। ये प्री क्रॉस लिया दोनों तरफ, सबको पता है इंपॉर्टेंस इसका। ये वीटीपी हो गया, ए डॉट एक्स टाइम्स ए माइनस ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर हो गया। और ये देख सकते हो तुम लोग कि अपना काम बन गया। कैसे बन गया, ये फ्री हो गया। और तुम बोलोगे सर ये फंस गया, ये इसकी वैल्यू तो दे रखी है अपने में, यहाँ पे ये सीधे रख दिया, फ्री हो गया। नाउ दिस इज फ्री, इसको उधर लेकर गए, यहाँ रखा सी ए वेक्टर आ गया, वो इधर आके ए क्रॉस बी बन गया, इजिकल टू क्या बना, ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ एक्स वेक्टर। समझ में आ गया क्या, ये किसका आंसर आ गया तुम्हारा, एक्स वेक्टर का। एक चीज ध्यान रख लेना, कई बच्चे ध्यान से सोचेंगे नहीं तो कभी भी नीचे वेक्टर नहीं आ सकता है। वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर कुछ होता नहीं है, तो कभी भी नीचे वेक्टर नहीं आएगा, हमेशा नीचे क्या आएगा, स्केलर। तो कभी भी तुम्हारा नीचे अगर डिवाइड में क्या आ रहा है, मान लेना गलत किया है तुमने, ऊपर जो भी किया वो गलत है सब कुछ, या कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे हम फिर बोल रहा हूँ ये सब पहले कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फाइंड आर वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस, एक आर वेक्टर है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें निकालना है। यहाँ पर एक ही इक्वेशन, यहाँ पे कितनी इक्वेशन थी, दो, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल ही होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तीन इक्वेशन के साथ दो वेरिएबल निकलवा सकते हैं, तीन इक्वेशन से एक वेरिएबल भी निकलवा सकते हैं। समझ में आ रही है बात, तो
वो चीज पे अपन ये नहीं रहेंगे कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। ऐसा तो वैसे भी हमें पता है लास्ट ईयर अलजेब्रा में कि हमें एक इक्वेशन से हम लोग कितने भी वेरिएबल निकालने वाले क्वेश्चन कर चुके थे जो कि बाउंडनेस पे बेस्ड होते थे। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इस इक्वेशन पे। तो जैसा मैंने कहा कि जो वेक्टर मुझे निकालना है, कोशिश ये करनी है कि उस वेक्टर को आइसोलेट कर दे बाकी किसी ऑपरेटर से जो कि वेक्टर के साथ आ रहा हो। तो यहाँ पर ये फंसा हुआ है, दिख रहा है तुम लोगों को, ये तो फ्री है, ये फंसा हुआ है। ये तय है कि इस इक्वेशन का डॉट और क्रॉस किसी के साथ लेना पड़ेगा। मैंने कहा डॉट और क्रॉस लो तो अवॉइड करना अननोन को शुरुआत में, पहले नोन के टर्म से बात कर लेना। तो नोन के टर्म में है कौन, ए और बी। तो मैंने यहाँ पर इसी का ए के साथ क्रॉस लिया, क्रॉस विद ए वेक्टर पहली इक्वेशन का। तो ये बनेगा के टाइम्स ए क्रॉस आर प्लस, अच्छा जब तक तुम लिखोगे नहीं ना और हवा में सोचोगे तब तक ये सवाल बनेंगे नहीं, क्योंकि कई बार तुम सोचोगे कि इससे ये होगा नहीं, लेकिन तुम जब लिखते जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये होने लग रहा है। जैसे कि इट इज जस्ट लाइक इंटीग्रेशन में अपन कहते हैं किंग लगा दो, जब लगाओगे और उसको जोड़ोगे तो दिखेगा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हवा में बात कर रहे हैं कि किंग लगाने से यहाँ तो फायदा नहीं, छोड़ो, मैथ्स में कभी भी ये काम नहीं करेगा। अब जैसे ही यहाँ पर आए तो ये तुम्हारा वीटीपी बन गया। तो यहाँ तो आ गया तुम्हारा, देखो ए डॉट आर टाइम्स ए, और एक आ जाएगा तुम्हारा ए डॉट ए जिसको तुम ए स्क्वायर और ये आर वेक्टर, और ये आ गया तुम्हारा ए क्रॉस बी। समझ गए क्या? रही बात इसकी, तो ये वैल्यू तो मैं यहां से रख सकता हूँ। तो ध्यान से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस के टाइम्स आर वेक्टर। और अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो आर वेक्टर देखो यहाँ आइसोलेट हो चुका है, दिख रहा है तुम्हें, ये फ्री है, ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं चलेगा, कोई वेक्टर के साथ डॉट और क्रॉस नहीं आना चाहिए, ये फ्री हो चुका है। यहाँ पर भी फ्री हो चुका ही है, सिर्फ यहाँ फंसा हुआ है ए डॉट आर में। अब ए डॉट आर की वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, अब फिर से पहली इक्वेशन पे जाए और उसका डॉट ले ले। हाँ किसका डॉट ले ले, ए के साथ। तो इसका डॉट अगर ए के साथ लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहला टर्म ए डॉट आर दिख गया होगा सबको। अगला टर्म दिख रहा है जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस आर का डॉट ए के साथ जीरो हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ए डॉट बी। नहीं समझ में आया? मेरे हिसाब से सवाल हो चुका है। ए डॉट आर की वैल्यू तुम लोग देख सकते हो यहां से किसके बराबर है, ए डॉट आर की वैल्यू किसके बराबर है, ए डॉट बी बाय के। ये भी स्केलर ही है, तो स्केलर नीचे आ सकता है डिवाइड में, है ना। तो ये हम लोग उठा करके यहाँ रख दे। आई होप यू कैन सी कि यहाँ से आर वेक्टर और यहाँ से आर वेक्टर को कंबाइन कर लेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारा सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गया क्या? तो एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, तो इसके बाद एक पेज छोड़ देना, जो लोग ट्राई करना चाहेंगे वो लोग ट्राई कर लेना, शाम को उसका सोल्यूशन भी एक पेज के बाद अटैच कर दूंगा मैं, बाकी हमारी इच्छा है। लीव वन पेज आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 और होमवर्क प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो शाम को मिलेगा पीडीएफ। और कुछ नहीं करा तुम्हारे सामने, देख रहे हो ये कुछ नया नहीं है, अपन डॉट या क्रॉस लेकर के अननोन वेक्टर को निकाल रहे, तो नथिंग न्यू, सेम काम हम लोग कई बार पीछे डॉट प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के दौरान कर चुके। अब एक चीज की हम लोग हैबिट डाल रहे, एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट है ना, तो हम लोग एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे जैसे अभी चैप्टर ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, 3D बचेगा, 3D और छोटा चैप्टर है, तो वो भी खत्म हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। तो हम लोग क्या कहने वाले हैं कि अब हमारा जो टेस्ट पेपर आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, अब जो पेपर्स आएंगे वो पेपर्स हमें पुराने पेपर्स के जैसे नहीं दिखेंगे, है ना। अब आदत डाल लें, पेपर्स के अंदर हमारे को मिक्सिंग बहुत मिलेगी कॉन्सेप्ट्स की, है ना। तो हमारा जो सोचने का प्रोसेस है ना वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने पेपर्स होने के बाद दो पेपर और होंगे मैक्सिमम रिव्यू वाले, ये वाला और एक अगला वाला, उसके बाद हमारा चालू जाएगा स्कोर। 12 नवंबर आई थिंक इज द डेट विच इज गिवन टू यू फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, 12 नवंबर। तो 12 नवंबर जिस वीक में आएगा उसके नेक्स्ट वीक से ही स्कोर चालू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से। तो ये चालू होने का मतलब अपन जानते हैं कि इसके अंदर भी अपने हर हफ्ते पेपर होंगे, कुछ 4-4 टॉपिक 5-5 टॉपिक से शुरुआत की जाएगी, और बीच बीच में फिर फुल सिलेबस वाले भी होंगे। तो ये पेपर्स मिक्स्ड होंगे, तो इन्हीं की आदत अब अपने को अगले 2 पेपर में डालनी है।
अब जो पेपर्स आएंगे कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। 11 का टॉपिक अभी एक एक दे रहे हैं, जैसे ही ये खत्म होएगा तो 11 का टॉपिक भी सारे मिक्स कर दिए जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो पेपर आ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि कहीं क्वाड्रेटिक का यूज नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक पहले पूछ लिया गया है तुम लोगों से, सीक्वेंस का यूज नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, लॉग का यूज नहीं आएगा। तो अब पेपर जो होंगे उन पेपर्स को ऐसे करें जैसे कि हम आईआईटी के पेपर के अंदर पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम लाइन से क्वेश्चंस करने की तरफ जाएंगे, हम पिक नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रख लेना, इसी साल का डेटा है और डेटा तो मैं तुमको 2 साल का बता दूं एग्जैक्टली। इस साल 77.1% तुम लोगों ने देखा 16 रैंक थी, बताया था तुम लोगों को मैंने 277 मार्क्स में, है ना। लास्ट ईयर ये 76.2%, मेरे बैच के अंदर बताया था तुमको 13 के अंदर जो बच्चा टॉप किया था पटेल कुंज, 76.2%, हिज रैंक वाज 154। देखें इस साल 77.1 पे कितनी रैंक आई, 16, और पिछले साल 76.2% पे 154। तो ये सब चलता रहेगा आगे पीछे, लेकिन हमारा पेपर अगर हम तमीज से अटेम्प्ट कर लें तो इस साल 33% पे तुम लोगों ने देखा 4235 के आसपास भी रैंक आई हुई है ना। तो इसका मतलब ये है कि पेपर कैसा है कैसा नहीं है हम पेपर करने के दौरान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमको हमारा उस पेपर में बेस्ट देकर के आना है। तो एक एक क्वेश्चन को पिक करने की जगह बेटर होगा कि वो क्वेश्चन सबसे पहले कर ले उस पेपर के अंदर जो हमें लग रहा है कि हम पूरा आंसर तक ईमानदारी से जा सकते हैं, यानी ये सवाल हम पूरा सही कर देंगे। उसके बाद जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम होते हैं जिसमें सोचना ज्यादा होता है, फिर उन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करें। जब हमने तीनों पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जितना हम कर सकते हैं कर लिया। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि इतना अगर हम चूज करके करने लगेंगे ना पेपर में, तो कहीं पर भी हम 50% नंबर से कम पे नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस कि हम तुक्के मार रहे होंगे। और 50% के आसपास अगर हमने पिक शुरुआत में ही कर ली और आखिरी में हमने कुछ भी क्वेश्चन और ऐड कर दिए, तो 50% से ऊपर हमारे मार्क्स आना मतलब पॉसिबल है। 50% से ऊपर मार्क्स में हम देख सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छी रैंक आना और सिलेक्शन होना हमारा तय है। तो अब हम लोग को आदत डालनी पड़ेगी। और जो बच्चा अभी भी सारी जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, देखो जो लोग शीट वीट नहीं करते टाइम पास के लिए आ रहे हैं उनके लिए कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो तो वैसे भी इधर भी नहीं है ना उधर भी है ना। लेकिन जो लोग शीट वीट करते हैं, रिविजन करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें कि आप उनको प्रॉपरली पेपर को सोचना चाहिए कि मेरा आईटी का पेपर है, इसमें से मैं अपना बेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ स्कोर। और उसके बाद पेपर का एनालिसिस करके जो पेपर में सवाल नहीं हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो एनालिसिस से अपने को आइडिया लगेगा, तो अगली बार फिर वो चीज ना हो, वो ध्यान देना है। तो अब बहुत ज्यादा हम लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए, है ना, पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीकों को लेकर के। अगर अभी भी हम लोग अपने तरीके ही अपनाएंगे और नहीं मानेंगे बात, वी विल सफर, है ना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ू। हम लोगों ने जब चैप्टर शुरू किया था तो 2-3 लेक्चर बाद एक आर्टिकल पढ़ा था, थ्योरम इन प्लेन, और हमने देखा उसका हमने कितना इस्तेमाल किया। उसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर थीम ऑफ सवाल पे। हेडिंग डालो थ्योरम इन स्पेस। थ्योरम इन प्लेन में हमें कहा था कि अगर दो वेक्टर एक प्लेन में है तो तीसरा वेक्टर अगर उसी प्लेन का लिखना हो तो दोनों का क्या लिख दो, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की, थ्योरम इन स्पेस। हेडिंग डालेंगे थ्योरम इन स्पेस, थ्योरम इन स्पेस। थोड़ा सा स्टेटमेंट पहले लिखेंगे कि एक पर्टिकुलर थीम ऑफ सवाल पे क्यों बेस्ड होता है, इसकी स्टेटमेंट से पता चल जाएगा हमें। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, if a vector comma b vector comma c vector are three non-zero non-coplanar vectors, if a vector b vector c vector are three non-zero non-coplanar vectors, नॉन कोप्लेनर हो गए तो क्या मैं कह सकता हूँ इनका बॉक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैंने नॉन कोप्लेनर बोल दिया तो कहना है कि इनका बॉक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये अश्योर होना चाहिए अपने को कि तीन वेक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं इस थ्योरम इन स्पेस को लगाने के लिए, वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर। अंडरलाइन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। If a vector, b vector, c vector are three non-zero non-coplanar vectors, then any vector r, then any vector r, then any vector r can be expressed as a linear combination. Then any vector r can be expressed as the linear combination, can be expressed as a linear combination of these three vectors. These three vectors as के बाद यहां लिखेंगे
आर वेक्टर बराबर एक्स टाइम्स ए, वाई टाइम्स बी एंड जेड टाइम्स सी, वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर्स. एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर्स. तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं है अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझें कि हमारे पास एक पैरेलल पाइप बना लिया हमने. एक बार में ही, मतलब जिन्होंने पीछे की कॉपी को फॉलो कर रखा है, जो जो पढ़ाया गया है, तो दे कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी फास्ट. ये हमारे पास एक पैरेलल पाइप है. सपोज करें ये वेक्टर हमारा, ये जो वेक्टर बना है यहाँ पे, ये वेक्टर हमारा कुछ x टाइम्स ए वेक्टर है. लेट्स से कि ये ओरिजिन ही है. और ये वाला जो वेक्टर बना ये हमारा y टाइम्स b है. और ये वाला जो वेक्टर हमारा बना ये हमारा z टाइम्स c है. तो जो भी लोगों ने कॉपी पढ़ी अभी तक उनको पता है कि ये वाला जो बॉडी डायगोनल बनेगा, ये वाला, ये यही तो बनेगा एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी. कैसे निकलता था ये याद करेंगे. जब अपन ने पैरेलल पाइप पहली बार बनाया था, इन दोनों से तो ये वाला मिल जाएगा. तो ये वाला हो जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी, याद होगा, ये सब पता रखा है. इसी तरह से ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस और दिस का रिजल्टेंट, ये आ जाएगा एक्स ए प्लस जेड सी. निकाला था पल्लू वाले. फिर हमने इसको इससे ज्वाइन करके बोला ये वाला वेक्टर है. फिर ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा. तो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी. हम लोग देख सकते हैं हमने पैरेलल पाइप किससे बनाया, ए बी और सी से. एक्स वाई और जेड तो स्केलर है ना कुछ. तो हम देख सकते हैं पैरेलल पाइप बना तो उसका मतलब कब बना, जब एबीसी नॉन कोप्लेनर है. क्योंकि पैरेलल पाइप बन गया इसका मतलब उसका कुछ वॉल्यूम आ गया. और वॉल्यूम नॉन जीरो आने का मतलब है वो वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर. और अगर ये वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है तो ये कोई चौथा वेक्टर था स्पेस में. उस चौथे वेक्टर आर को हमने क्या लिख दिया, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी. तो ये कब काम आएगा, ये स्पेसिफिक उन सवालों में काम आएगा जब हमें कोई ऐसा वेक्टर 3D स्पेस में लिखना हो और उसको लिखने का कोई रास्ता डायरेक्टली ना देखे लेकिन इनडायरेक्टली देखे कि हम इसको तीन ऐसे वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि नॉन कोप्लेनर है. तो ये पर्टिकुलर तरह के सवालों में ही अपने काम आएगा. अब एक छोटा सा एग्जांपल, अगर लास्ट क्लास से अपन जाए, अपन ने एसटीपी पढ़ा था. तो हमने एसटीपी पढ़ा था तो हमने दो रिजल्ट पे बहुत एम्फेसिस दिया था. एक हमने कहा था बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए. वो आता था ट्वाइस बॉक्स एबीसी. वहां चिल्ला चिल्ला के अपन ने कहा था अगर एबीसी कोप्लेनर हो गए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर होंगे, और नहीं हुए एबीसी तो ये नहीं होंगे. फिर हमने इसी के साथ में इसका सब माइनस वाला लिखा था, हमने कहा था हमेशा होगा. फिर हमने कहा था जो रिजल्ट हमने पिछली क्लास में, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का बॉक्स, बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर होता है. फिर हमने कहा अगर एबीसी क्या है, कोप्लेनर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी कोप्लेनर अपने आप कोप्लेनर होंगे. लेकिन अगर एबीसी कोप्लेनर नहीं है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी कोप्लेनर नहीं होंगे. अब जैसे मैं उसी पे एक सवाल बना देता हूँ, लिखो एक सिंपल सा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड. ये चाहे तो बना लेना बाद में, है ना, थोड़ी स्पेस छोड़ दो. पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो. एक्सप्रेस नॉन कोप्लेनर vectors A, B and C in terms of A cross B, B cross C and C cross A. देखो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सामने देखो. देखो क्या बोल रहा है वो, उसने खुद ने अपने आप लिख के दे दिया. इनडायरेक्टली नहीं तो बहुत डायरेक्टली बोल रहा है. क्या लिख रहा है वो, नॉन कोप्लेनर. कौन वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो ये क्या ऑटोमेटिकली नॉन कोप्लेनर हो गए. अब वो कह रहा है कि ए वेक्टर को इनके टर्म में लिखो, फिर बी को इनके टर्म में लिखो और सी को इनके टर्म में लिखो. मैं एक करके दिखा रहा हूं, जैसे कि जैसे मैं ए को लिख के दिखा रहा हूं तो घर पे आके बी और सी अपने आप देख लोगे. एक ही लाइन लिखनी होती, ज्यादा नहीं लिखना होता है. तो मेरा क्वेश्चन यहां से चालू होगा कि मुझे ए वेक्टर को लिखना है किसके टर्म में, इनके टर्म में. क्या मैं कह सकता हूं ये वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होंगे. तो बस थ्योरम इन स्पेस, एक चौथा वेक्टर स्पेस में है वो तीन वेक्टर के टर्म में लीनियरली एक्सप्रेस्ड हो जाएगा क्योंकि ये तीन वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर. तो मेरा आंसर आ गया. बस ये आंसर है मेरा. एक्स टाइम्स ए क्रॉस बी, वाई टाइम्स बी क्रॉस सी एंड जेड टाइम्स सी क्रॉस. ये मेरा आंसर आ चुका है. दिस इज योर आंसर. इसी तरह से अगर तुम्हें बी लिखना है तो बी भी क्या लिखेंगे अपन, कुछ एक्स टाइम्स ए क्रॉस बी
y टाइम्स b क्रॉस c और z टाइम्स c क्रॉस a। और इसी तरह से हम सी भी वेक्टर लिख देंगे। अब आखिरी में एक काम बच जाता है कि सर एक्स वाई जेड कैसे निकालना है। हाँ, तो अभी अभी तुमको वेक्टर इक्वेशन पिछली बार भी बताया, तुम्हें किसी न किसी के साथ डॉट या क्रॉस लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू ही अकेला निकालने पे जाऊं तो इधर a क्रॉस b है, कौन नहीं है, c। तो अगर मैं डॉट c के साथ लूं तो ये वाला और ये वाला दोनों जीरो हो जाएंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन का पहले डॉट ले लूं c के साथ, डॉट विद c वेक्टर फर्स्ट इक्वेशन का, इधर क्या मिलेगा, a डॉट c, इधर क्या मिलेगा x, और ये बॉक्स एबीसी आ जाएगा। कैन यू सी, अगले दोनों जीरो हो चुके हैं, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल गई सीधी सीधी। क्या वैल्यू मिल गई, a डॉट सी अपॉन बॉक्स एबीसी, मिल गया, हो गया। अब y के लिए क्या करें, डॉट विद a ले लेंगे। तो इसी तरह से पहली इक्वेशन का डॉट सी के साथ लिया था, तो वन इक्वेशन का डॉट ले लेंगे ए के साथ। अब जैसे ही मैं ए के साथ डॉट लूंगा तो क्या होगा, ए डॉट ए स्क्वायर लिख दो या ए डॉट ए लिख दिया, ये जीरो हो गया। और ये हो गया y टाइम्स बॉक्स ऑफ बी सी ए, साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये भी बॉक्स ए बी सी लिखा हुआ है और ये दोनों जीरो। तो यहां से तुम्हारा y आ गया, देखो ए स्क्वायर अपॉन बॉक्स ऑफ बी सी, हो गया। इसी तरह से वन का डॉट किसके साथ ले लें, बी के साथ, वन डॉट बी वेक्टर, तो इधर आएगा ए डॉट बी, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, और ये आ गया बॉक्स सी ए बी। So therefore you have got the z का वैल्यू a डॉट b अपॉन बॉक्स abc। अब ये वैल्यूज को वापस से उठा करके यहाँ रख देंगे, ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये जो y निकाला ये यहाँ रख देंगे, और जो ये z निकाला ये यहाँ रख देंगे। ये तुम्हारा क्या आ गया, a वेक्टर आ गया। नहीं समझ में आया, सिंपल, कुछ भी नहीं है। बट पर्टिकुलर थीम ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना। अगर तुम लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पास तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है, तो चाहता तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे उसके टर्म में कैसा लिखा जाएगा। पर्टिकुलर थीम ऑफ क्वेश्चंस है, ये थोड़ा इजी था क्योंकि इसके अंदर दिख ही रहा था ना, अपन को पुराना जो चीज पड़ा हुआ है वो काम आ गया। अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर होंगे। अच्छा, इसी जगह मैं सवाल बता देता हूं अभी, ये देखो, एक्सप्रेस ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ, अब यहां लिख देता हूं मैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये नया सवाल बन गया। तो अगर मैं वो लिखता तो यहाँ पर बस क्या फर्क पड़ता, इधर ए प्लस बी होता, इधर बी प्लस सी होता, और इधर सी प्लस ए होता। फिर वापस से मैं डॉट या क्रॉस लेकर के क्या निकालता, एक्स वाई और जेड निकालता। समझ में आ रही बात है? तो कुछ भी नया नहीं कर रहे हम लोग, पुरानी ही चीजों का एप्लीकेशन अब देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसी को एक और तरीके से पूछ लेता हूँ, देखो इसी को फिर घुमा देता हूँ। तीसरा तरीका, दो तो मैंने तुम्हें अभी बताई दी, एक तो बोर्ड पे सॉल्व हो रहा है, दूसरा मैंने अभी तुम्हें ओरली बताया, तीसरा मैं फिर अभी बोर्ड पे दिखाता हूँ। बताऊं, उसी में चेंज करूंगा क्योंकि वो सेम ही है ना, वो वही जगह इस्तेमाल होगी वहीं, ताकि कैलकुलेशन भी वहीं पे दिख जाए। हो गया, हटा दो इसको। हाँ, अब देखना यहाँ पर, इसको बदल के लिख रहा हूँ, बस इतना बदल रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ये चीज पूरी बदल जाएगी अब। देखना, अब हम लिख रहे हैं एक्सप्रेस ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए।
अगर इसने बोल दिया ये नॉन कोप्लेनर है तो क्या एबीसी भी नॉन कोप्लेनर हो गए इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। उल्टा कर दिया मैंने। अब तो क्या करेंगे, बेहद आसान, वापस से ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स टाइम्स ए, वाई टाइम्स बी एंड जेड टाइम्स सी। ये मेरा आंसर आ गया। बस क्या चाहिए मुझे, एक्स वाई जेड। अब वापस से ऐसा कुछ करो कि तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाए। यहां पर मैं सबसे पहले देखूं, अगर मैं वन इक्वेशन का डॉट ले लूं विद ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्यों लिया सर आपने, क्योंकि ए क्रॉस बी का डॉट लेने पे ये और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, सीधे जेड आ जाएगा। तो अगर ए क्रॉस बी का डॉट इसके साथ लेंगे तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये देखो जीरो हो गया, ये देखो जीरो हो गया, और ये बन गया तुम्हारा बॉक्स सी ए बी। देखो जरा, यू हैव गॉट जेड का वैल्यू, कितना वैल्यू आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन बॉक्स एबीसी। अब जैसा वन का डॉट हमने लिया था किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ, अब यही डॉट हम बी क्रॉस सी के साथ लें। बी क्रॉस सी के साथ लेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला डॉट लेने पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर है, जो बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो उसका अगर डॉट बी या सी के साथ लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो खत्म हो गया। ध्यान से देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, और ये होने के बाद यहां जाएगा तुम्हारे पास बॉक्स ए बी सी। मिल गया एक्स का वैल्यू, आ गया ना एक्स का वैल्यू, यहां से ये आ गया, डिवाइड करेंगे। बस इसी तरह से अब मैं लिख नहीं रहा हूं, तीसरा तुम्हें समझ में आ चुका है। ये ए क्रॉस बी के साथ लिया तो ये दोनों जीरो हो गए, बी क्रॉस सी के साथ लिया तो ये दोनों जीरो हो गया। अब आखिरी क्या बचा, सी क्रॉस ए के साथ डॉट लेंगे तो कौन सा वाला, ये दोनों जीरो जाएंगे, किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की। एक्स जेड आ चुका है, एक्स आ चुका है, सिर्फ क्या बचा, वाई। आई होप यू कैन प्रोसीड आफ्टर दिस। समझ में आ गया ऑनलाइन वालों को क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नया काम नहीं हो रहा है। ये तो बहुत है ना, हम लोग कह सकते हैं कि ये पीछे का हम लोगों ने क्योंकि पढ़ रखा है, ये हमारे लिए पकड़ना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमें है ना बॉक्स के रिजल्ट्स पता है। अब एक थोड़ा ओरिजिनल हम लोग या डिफरेंट तरह की प्रोफाइल का एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। देखो ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे क्योंकि हमें एसटीपी के रिजल्ट्स पता थे, तो हमें पता था कि अगर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस से नॉन को प्लेनर है तो एबीसी भी नॉन को प्लेनर होंगे, है ना, वो सब हमें पता था। इसको पढ़ो जरा ध्यान से, है ना। हमें बोला गया दो वेक्टर है, दोनों ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जैसे मैंने लाइन पढ़ी, मैं यहाँ लिखता जाऊं, ए डॉट बी क्या होगा, जीरो। साथ में उसने मुझे ये तीन इक्वेशन और दे रखी है, ये दे रखी है, और वो कह रहा है एक वी वेक्टर को ए और बी के ही टर्म्स में लिखना है, और वो वी वेक्टर जो है वो इनको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इतना पढ़ने के बाद एक नॉलेजेबल बच्चा जिसके पास वेक्टर की पूरी नॉलेज है, जितना भी तुमने आज तक पढ़ा है, तो एक सबसे बड़ी चीज पे उसका ध्यान जाएगा कि यहाँ पे बात हो रही है तीन वेक्टर की, ए बी और वी, ए बी और वी की। ए और बी नॉन माने जा रहे हैं क्योंकि वी को ए और बी के टर्म में निकालने को कहा गया है, वी अननोन बोला गया है, और ए और बी के बीच में ये रिश्ता क्या है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, और साथ में v का डॉट ए के साथ जीरो है, v का डॉट बी के साथ वन है, और बॉक्स वी ए बी की वैल्यू वन है। वन है मतलब
नॉन कोप्लेनर है, यानी वी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम प्लेन में नहीं है। इतना पढ़ने के बाद दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी एक चीज को लेकर के। क्या? वो क्या चीज को लेकर घंटी बजनी चाहिए? इतना डेटा पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए यहाँ पे कि हमें वी वेक्टर ए और बी के टर्म्स में लिखना है। अब जनरली होता क्या है इस तरह के सवालों में, पीछे का अगर किसी ने जिसने पढ़ रखा है वो बच्चा है सोचेगा कि वी को ए और बी के टर्म में लिखना है तो थ्योरम इन प्लेन यूज कर लेता हूँ। थ्योरम इन प्लेन तो तब इस्तेमाल करते हैं जब वी वेक्टर भी ए और बी के प्लेन में होता, लेकिन वी वेक्टर ए और बी के प्लेन में नहीं है, वो उसने इनडायरेक्टली यहां से दे दिया। इसका मतलब थ्योरम इन प्लेन काम का। अब थ्योरम इन प्लेन जैसे ही काम का नहीं है, एक ही हथियार बचता है, थ्योरम इन स्पेस। कोई एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो दो वेक्टर के प्लेन में नहीं है, वी वेक्टर ए और बी के प्लेन में नहीं है। तो अब वी वेक्टर को अगर हमें ए और बी के टर्म में लिखना है तो हमें तीन वेक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास तो दो ही है, तीसरा कहां से लाएं? हाँ, ए क्रॉस बी हमारा तीसरा वेक्टर हो जाएगा। अब ए और बी का क्रॉस ए क्रॉस बी लेंगे तो किसी भी तरह से सोचें, ए बी और ए क्रॉस बी एक प्लेन में नहीं हो सकते, वो हमेशा नॉन कोप्लेनर होंगे। क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल हो गया। किसका नॉर्मल? उस प्लेन का नॉर्मल हो गया जिसमें ए और बी वेक्टर पड़े हुए। तो जैसे ही इस डेटा को बच्चे ने पढ़ा ना, उसका थ्योरम इन प्लेन का आइडिया ड्रॉप हो जाएगा और वो थ्योरम इन स्पेस से बोलेगा कि सर वी वेक्टर को हम क्या कर ले, ए वेक्टर, बी वेक्टर और तीसरा वेक्टर सर ए क्रॉस बी लिख दे। क्यों लिख दे ए क्रॉस बी? क्योंकि हमें थ्योरम इन स्पेस इस्तेमाल करना है, तो हमें कौन से वेक्टर चाहिए? तीन। और तीन वेक्टर ऐसे चाहिए जो नॉन कोप्लेनर हो, और लिखना हमें आंसर ए और बी के टर्म्स में ही है। तो तीसरा वेक्टर हम अपनी मर्जी से सी वेक्टर तो लेंगे नहीं, तो हमने तीसरा वेक्टर क्या चूज किया? ए क्रॉस बी। और ये निश्चित है क्योंकि ए और बी एक प्लेन में है तो ए क्रॉस बी उसका क्या हो गया? नॉर्मल। तो ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं हो सकते। नहीं समझ में आ रहा? बस खत्म हो गया, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। क्या निकालना तुम्हें? एक्स वाई जेड सामने दे रखा है सब उसने। पहले वी का डॉट किसके साथ? वी का डॉट, और वी का डॉट किसके साथ लेगी ये बन जाए? ए क्रॉस बी के साथ। सब कुछ दे रखा है उसने, एक ही चीज सोचने के लिए छोड़ी थी, वन डॉट विद ए वेक्टर। तो वी डॉट ए आएगा और यहां पे क्या आएगा? एक्स ए डॉट ए। ये देखो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? ए डॉट बी जीरो है, और ये भी देखो जीरो हो गया। इफेक्टिवली ध्यान से देखे तो इस इक्वेशन से एक्स ही जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया एक्स? क्योंकि v डॉट ए जीरो दे रखा, तो ये जीरो इज इक्वल टू एक्स ही तो आ गया यहाँ से। और अब इसके बाद इसी तरह से वन का डॉट किसके साथ ले लें? बी के साथ। वन का डॉट बी के साथ लेंगे तो देखो क्या मिलेगा? v डॉट बी। अब इसको तो भूल जाओ, सोचो ये है ही नहीं, क्योंकि एक्स तो क्या आ चुका है? जीरो। तो ये तो पिक्चर में है ही नहीं एक तरीके से। यहाँ क्या आ गया? जीरो। क्यों नहीं? जीरो नहीं, वाई इंटू बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ए क्रॉस बी का डॉट बी के साथ जीरो। तो यहां से तुम्हारा देखो वाई का वैल्यू आ गया कितना? वन बाय बी स्क्वायर। वन कहां से आ गया? वी डॉट बी दे रखा है। और आखिरी में बस एक काम और करना है, वन का डॉट किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ। और जैसे इसका क्रॉस लेंगे तो ये बन जाएगा बॉक्स वी ए बी। और एक्स तो जीरो हो ही चुका है, वाई का डॉट ए क्रॉस बी के साथ ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, और जेड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो जेड का वैल्यू कितना आ गया? ये बॉक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? वन। हमारा आंसर आ गया वन अपॉन ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज उठा करके हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज उठा करके यहां रख देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना ही अपने को है ना अभी पढ़ना था, अपन ने पढ़ लिया है। अब हम लोग अपना डिस्कशन के लिए पीटी, स्पेशल रेस और शीट निकालेंगे जो अपने को डिस्कस करना है।
सबसे पहले हम लोग पीटी निकालेंगे, है ना, प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, पीटी 6 है शायद, है ना। हाँ, प्रैक्टिस टेस्ट 6। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2। 2 में पेन बगैर उठाए कर सकते हैं अगर नोट्स का एक पॉइंट याद हो तो। कौन सा पॉइंट है नोट्स का वो? हाँ, अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास करता है तो उस पे ओरिजिन पे टेंजेंट लिखने के लिए उस कर्व की लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या मिलेगा? 3x माइनस 2y, जो कि एक लाइन है। और दूसरे वाले से मिलेगा 2x प्लस 3y, वो भी लाइन है। साफ दिख रहा है दोनों का प्रोडक्ट स्लोप का -1 है, यानी लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन से याद आया, मैंने स्टार मार्क करके एक रिजल्ट और एक क्वेश्चन लिखाया था, एडजॉइंट ए से ए कैसे निकालते हैं। ए से एडजॉइंट निकालने के लिए तो डायरेक्ट तरीका फॉर्मूला, लेकिन एडजॉइंट ए से ए कैसे निकालते हैं तो उसके लिए अपन ने कहा था एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ले लो। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिक्वेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, याद होगा। पांचवा, यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज ले लेंगे, क्योंकि हायर पावर दिख रही है तो दिख जाएगा। पहला पार्ट तो फॉर्मूला बेस्ड है। दूसरा, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे निकालते हैं बताया था, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। जो भी कॉपी पढ़े होंगे उनको याद होगा। छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, ये जेई का शीट में भी था सवाल, जिन्होंने वेक्टर की ये मैट्रिक्स की शीट करी होगी। देन 9th एंड 10th क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन का ताल्लुका सिंपल कॉन्सेप्ट से है कि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, उस क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट देखें क्या है, 12। और क्वेश्चन में ऊपर साफ लिखा हुआ है कि उसकी जो रूट्स हैं वो अपने पास किस तरह की हैं। लैम्डा की वैल्यू के बारे में कमेंट कर रखा है यहाँ पर। एडजॉइंट ए, ध्यान से देखो नीचे, लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर, सम ऑफ रूट 12 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 64। तो अगर मैं तुमसे बोलूं अल्फा बीटा गामा रूट्स मान लें इस क्यूबिक की, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 है, तो इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लो। तो 12/3 4 आ गया। और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट 1/3, और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट 64 है, 64 की पावर 1/3, वो भी 4 आ गया। इसका मतलब है am इक्वल टू gm। और ये तब पॉसिबल होता है जब रूट्स बराबर होती है, क्योंकि सम ऑफ रूट 12 है, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कर दूंगा, यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 4 हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद 11 टू 13 पैराग्राफ लल्लू पैराग्राफ है। देन क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 का 1, कैन यू फील इट, कि ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना। ऐसे सवाल हम लोगों ने करे थे, याद होगा। यहाँ पर पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप एक वेक्टर ले लें, तो ये दो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, अगर दिख रहा हो तो। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ग्राफ बनाना पड़ेगा तभी जाके मैक्स पता चलेगा। ग्राफ यहाँ पर किसका है? लाइंस का। ये लाइन से लिखी हुई है, x प्लस मॉड x इज नथिंग बट 2x व्हेन x इज पॉजिटिव, एंड व्हेन x इज नेगेटिव x माइनस x 0 हो जाएगा। तो सिंपल 0 पे डिफाइनिंग चेंज हो रही है, और x माइनस बॉक्स x की डिफाइनिंग हर इंटीजर पे चेंज होगी। या चाहो तो उसको कर्ली ब्रैकेट x लिख दो। अब कर्ली ब्रैकेट x का ग्राफ याद करो, मतलब ये फास्ट करने के तरीके देखो। कर्ली ब्रैकेट x का ग्राफ ऐसा होता है, याद करो, ऐसा होता है। ये लाइन होती है y बराबर x, ये 0,1, ये y बराबर x माइनस 1, फिर इसी तरह से यहाँ से ये y बराबर x माइनस 2। तो देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में हम कर्ली ब्रैकेट x को क्या लिख देंगे? x माइनस 1। अब ये हाथ तभी चलेगा जब ये सब पहले पढ़ करके ना ग्राफ व्राफ पढ़े थे और याद थे, तभी चलेंगे हाथ तेज, है ना, नहीं तो फिर तो पेपर ये लगेगा जैसे लगता है लोगों को लेंदी। छठा क्वेश्चन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, सेम क्वेश्चन वैरायटी क्लास में। मैच द कॉलम के अंदर ए बी सी डी एनी पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। बंद कर दूं। इसके बाद हम लोग आए हमारी स्पेशल रेस पे, पीएनसी की स्पेशल रेस पे।
पीएनसी स्पेशल रेस। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन इसमें अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो मुझे बाहर कई बच्चों ने बोले थे कि सर ये बता दो, तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें डिस्कशन के है ही सही। जिन बच्चों का पीएनसी बहुत अच्छा नहीं है, जो इनको पुरानी चीजें बहुत अच्छे से नहीं आती है, उनको इसमें कुछ क्वेश्चंस में पक्का दिक्कत आएगी। तो सामने देखें वो लोग। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5। यस सर नहीं, मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं बस, है ना, सुनते जाएंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू ट्राइंगल्स। अब ये फिर बोल दूं, मेरी बातें तभी क्लियर कट समझ में आएगी जब बच्चे को आता था पीएनसी, है ना, वो पहली बार देख रहा होगा तो मेरी बातें ऊपर से जाएगी, है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू ट्राइंगल्स फ्रॉम द सेट ऑफ ट्राइंगल्स which can be made using the vertices of a polygon of 12 sides such that they do not have a side common। सिंपल सी चीज है, अपने पास एक 12 साइड का पॉलीगन है, ऐसे 12 साइड का पॉलीगन है। अब साइड कॉमन तब आएगी जब आप दोनों ट्राइंगल में दो कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस ले लो। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर इस लाइन का मतलब दे डू नॉट हैव अ साइड, दोनों ट्राइंगल में दो साइड कॉमन नहीं आएगी, मतलब उन दोनों ट्राइंगल में दो वर्टेक्स कॉमन नहीं होने चाहिए, एक तो कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहला केस कि कोई भी वर्टेक्स कॉमन हो ही ना। तो पहले तो क्या करेंगे, ट्राइंगल कितने बनाने हैं? दो। तो कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो दो ट्राइंगल के लिए कितनी वर्टेक्स? 6। तो मैंने पहले 12 में से 6 वर्टेक्स को सिलेक्ट किया। अभी तो कई लोगों को लगता है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हमारे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू ट्राइंगल्स from the set of triangles which can be made using the vertices of a polygon of 12 sides such that they do not have a common। they do not मतलब दोनों ट्राइंगल में कोई साइड कॉमन ना हो। तो मैंने कहा पहले 12 में से क्या कर लो, 6 वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लो। अब जो 6 वर्टेक्स आई हमारे पास, मान लो वो है A1, A2, A4, A6, A9 और A11, मान लो ये आ गई। अभी 6 वर्टेक्स आ गई, अब मेरे को क्या बनाना है, ट्राइंगल। तो मैं इन 6 में से 3 उठाऊंगा पहले, तो 6C3। मान लो मैंने वो 3 कौन उठाई, A1, A4, A6। इधर अगर A1, A4, A6 उठाया तो इधर कौन गया, A2, A9 और A11 गया क्या। बट अगर मैं पहले ये 3 ना उठाने की जगह ये 3 उठा लेता है यहाँ पे, ये, तो ये इधर आ जाता, तो भाई ट्राइंगल्स तो सेम ही बने ना ये, तो इसलिए यहां पर डिवाइड बाय 2 होगा। ये समझ में आएगा। प्लस ये तो कौन सा केस हुआ, केस 1, जब हमने क्या बोला, दोनों ट्राइंगल में एक वर्टेक्स भी कॉमन नहीं, लेकिन एक वर्टेक्स कॉमन होने पे साइड तो कॉमन नहीं आएगी। तो हम लोग दूसरा केस ले रहे, व्हेन एग्जैक्टली वन साइड इज कॉमन, व्हेन एग्जैक्टली वन वर्टेक्स इज कॉमन, एग्जैक्टली वन वर्टेक्स इज कॉमन। अब एक वर्टेक्स कॉमन है, इसका मतलब है आपने कितनी वर्टेक्स उठाई, 5, क्योंकि एक तो कॉमन है दोनों के अंदर। तो जो 12 में से यहाँ 6 उठाई थी, वो 12 में से यहाँ पे 5 रह जाएगी। अब वो 5 कौन सी है, सपोज करो वो 5 अपन ने मान लिया A1 है, A2 है, A3 ले लो, A7 ले लो, A10 ले लो, ये है। अब इन 5 में से कोई एक वर्टेक्स तो कॉमन रहा ना दोनों के बीच में, तो मान लेते हैं कि वो वर्टेक्स कौन कॉमन रहा, A3। तो फिर ट्राइंगल कैसा बना होगा, A1 A2 के साथ A3, या फिर A7 A10 के साथ A3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5C1 से जैसे हमने एक कॉमन वाला वर्टेक्स उठाया, तो बची कितनी वर्टेक्स, तो हम बोलेंगे 4 में से 2 उठा करके इधर ट्रायंगल बना दो, बची हुई 2 के साथ उधर ट्रायंगल बना दो। तो फिर से हम 4C2, लेकिन फिर से इसमें डिवाइड बाय 2, वही लफड़ा कि अगर आपने यहाँ पर A1 A2 लेकर के किसके साथ ट्रायंगल बनाया, A3, तो आप ये भी तो हो सकता है पहले आपने कौन ले ली होती, A7 A10 और उसके साथ A3 कंबाइन होता, तो यहाँ पर A1 A2 के साथ कौन कंबाइन होता, A3। तो ट्रायंगल तो भाई सेम ही बन रहे हैं दोनों केस में, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2। तो इन दोनों का आंसर क्या करेंगे, ऐड, यू विल गेट द फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका है। इसके बाद जो मुझे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आंसर गलत है, आंसर शुड बी ए, है ना। इसमें आंसर शायद 2 टाइम्स दे रखा है, जो कि एक्चुअली 3 टाइम्स होगा। अब कैसे 3 टाइम्स होगा यहाँ पे,
और यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ वेज इन विच बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रिकेट प्लेयर्स देयर आर एग्जैक्टली 2 फुटबॉल प्लेयर्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर C1, इसके बीच में 2 फुटबॉल प्लेयर आ गए, फिर C2, F3 F4 आ गया, फिर C3 F5 और F6 आ गया। एक तो ये केस बना लिया। इस केस में हम लोग कह सकते हैं ये जो फुटबॉल प्लेयर्स है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल तरीके से, और ये 3 क्रिकेट प्लेयर्स आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पक्का अपने आप किया होगा बगैर सॉल्यूशन देखे और आंसर देखे, उनका आंसर पक्का ए आया होगा, है ना। और जो बच्चे इधर उधर से टाइम पास करते हैं ना, उनको छोड़ दो, बाकी का तो ए ही आएगा। इसमें एक केस ये बन सकता है, एक केस ये बनेगा। सही है क्या ये भी? क्या ये कंडीशन यहाँ पर मीट हो रही है? बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रिकेट प्लेयर्स, कोई भी 2 लगातार कंसेक्यूटिव क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में देयर आर एग्जैक्टली 2 फुटबॉल प्लेयर। दिख रहा है यहाँ पर? तो एक केस ये वाला बनेगा। इस केस का आंसर भी देख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल था। इसमें भी ये आपस में अरेंज हो सकते हैं और ये वाले आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो उसका आंसर भी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या एक केस और नहीं बन सकता था? बन सकता था ना एक और केस। कैसा केस होगा वो? क्या बना है केस? अबे गधो, ये दोनों फुटबॉल प्लेयर जो एक साथ हैं, एक इधर पटक दो एक इधर पटक दो, इन दोनों क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में तो अभी भी कंडीशन मीट हो ही रही है ना। तो F1 इधर आ गया, इधर कौन आ गया? C1, इधर हो जाए F2 और F3, फिर इधर C2 आ जाए, इधर आ जाए F4 और F5, और इधर आ जाए C3, और एक प्लेयर फुटबॉल वाला यहाँ पर आ जाए F6। अभी भी देख सकते हैं बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रिकेट प्लेयर्स, कितने फुटबॉल प्लेयर हैं? अभी भी 2 ही तो है। इन दोनों फुटबॉल प्लेयर को एक साथ रखने के लिए कहां कंडीशन बोली गई है? ये तो बोला गया कि कंसेक्यूटिव क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में 2 ही फुटबॉल प्लेयर आने चाहिए। तो इसका आंसर भी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 6 फुटबॉल प्लेयर जो है ये आपस में अरेंज हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल तरीके से, और जो 3 क्रिकेट प्लेयर है वो आपस में अरेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 3 गुना। जबकि आंसर में अपने को शायद 2 गुना दे रखा है, जो कि गलत है। इसके बाद हम लोग आते हैं 14th क्वेश्चन। After this we are coming to question number 14th। 14th के जैसे क्वेश्चन मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, इसमें ज्यादा कोई पीएनसी या इन सबका कोई यूज नहीं है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, रिकर्शन फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं ये। एक चाइल्ड के पास n रुपए हैं, ईच डे, हर दिन ही बाइज एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट, मतलब हर दिन वो एक ही चीज ही खरीदेगा। आइदर पेंसिल, या तो पेंसिल खरीदेगा जिसका प्राइस 1 रुपया है, या पेन खरीदेगा जिसका प्राइस 2 रुपया है, या वो बुक खरीदेगा जिसका प्राइस 2 रुपया है। Sn denotes the number of ways of spending n rupees, then the value of this will be equal to what? तो सबसे पहले तो यहाँ पर Sn का मतलब समझे। Sn का मतलब है वो कितने तरह से n रुपए खर्च करेगा। अब आज पहला दिन है, वो बच्चा गया, उसने क्या खरीद ली? पेंसिल खरीद ली। कितना रुपया गया? बच्चे कितने रुपए? n-1 रुपए। तो अगर n रुपए को खर्च करने का तरीका Sn है, तो n-1 रुपए को खर्च करने का तरीका, तो पहले दिन अगर उसने पेंसिल खरीदी तो बचे हुए पैसे को खर्च करने का तरीका कितना हुआ? Sn-1। या मतलब और मतलब एडिशन, या तो उसने पहले दिन पेन खरीदा, या पेंसिल खरीदी, या बुक खरीदा। अब अगर आज उसने आके पेन खरीद लिया तो कितने रुपए खर्च कर दिए? 2 रुपए। पहले दिन ही 2 रुपए खर्च कर दिए, अब कितने रुपए खर्च करने के लिए बचे? तो अब बचे हुए पैसों को खर्च करने का तरीका Sn-2। या फिर उसने पेन ना खरीद के बुक खरीदी, और बुक खरीदी तो वो भी इसने 2 रुपए आज खर्च कर दिए, तो बचे हुए पैसे खर्च करने का तरीका Sn-2। बस दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा Sn बराबर Sn-1 प्लस 2 टाइम्स Sn-2। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ये देखो बन गया Sn-1 डिवाइडेड बाय Sn-2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो एक तो ये रेशियो लिखा हुआ है, और एक किसकी वैल्यू लिखी है? S7। अब S7 के लिए अपन यही फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रख दें? 7। n की वैल्यू को 7 रख दो, S7 कितना आएगा? S6 प्लस 2 टाइम्स S5। सही है क्या? अब S7 S6 से निकलेगा और S5 से निकलेगा, तो पहले S5 तो पता चले, तो अपन लोग पहले फिर S6 पे जाए। S6 इज इक्वल्स टू, यानी n की वैल्यू 6 डालेंगे, तो यहाँ S5 आएगा और 2 टाइम्स S4 आएगा। फिर S5 निकालने के लिए S4 आएगा, 2 टाइम्स S3 आएगा। फिर S4 निकालने के लिए S3 आएगा, 2 टाइम्स S2 आएगा। नहीं समझ में आया?
और S2 का मतलब कितने रुपए खर्च करना, 2 रुपए खर्च करने के कितने तरीके, 3। या तो आपने पेन खरीदा, या आपने बुक खरीदी, या फिर आपने 2 दिन पेंसिल खरीदी। तो यानी कि देखो तुम्हें S2 की वैल्यू मिल गई कितनी, 3। अब हमें S3 चाहिए, तो S3 के लिए फिर से इधर आओ, S3 इज इक्वल टू S2 प्लस 2 टाइम्स S1। S1 का मतलब 1 रुपया खर्च करना, उसका एक ही तरीका। और S2 की वैल्यू कितनी आई थी, 3। देखो 3 ये रहा, 1 ये रहा, ये वैल्यू कितनी हो गई, S3 आ गया, S3 को यहाँ प्लग इन करो, S4 आ गया, S4 को यहाँ प्लग इन करो, S5 आ गया, S5 को यहाँ रखो, S6 आ गया, S6 को यहाँ रखो, S7। नहीं समझ में आया, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो डिस्कस करने का है वो है क्वेश्चन नंबर 19। ये तो खैर अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी अप्रोच बहुत कम बच्चों को ही क्लिक करेगी। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन कॉपी कर ले जो यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। और 19 जरूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने के बाद जिन्होंने अटेम्प्ट कर रखा है उनको तो शायद समझ में आएगा, बाकी को समझ में शायद ना आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। इनफैक्ट इट इज द बेस्ट क्वेश्चन है ना ऑफ दिस रेस। और डेफिनेटली आने लायक क्वेश्चन है जेईई एडवांस के अंदर, मेंस में भी। मेंस आजकल एडवांस के लेवल का ही है ऑलमोस्ट। कंसिडर अ 5 डिजिट नेचुरल नंबर n एंड दैट इज ए बी सी डी ई। एक नेचुरल नंबर है जो कि इस तरह का है ए बी सी डी ई। Let P be the set consisting of all such n such that each succeeding digit cannot be the less than its predecessor। इसका मतलब समझ में आता है कि अगला जो डिजिट आएगा वो पिछले वाले से छोटा नहीं होगा, लेकिन बराबर हो सकता है। जैसे ऐसा नंबर बन सकता है 1 2 2 3 4, ये बन सकता है। हम देख सकते हैं ये वाला डिजिट जो है वो पिछले वाले से छोटा नहीं है, तो ऐसा डिजिट बन सकता है। क्या ये बन सकता है, हाँ ये बन सकता है। अगला डिजिट पिछले से छोटा का है यहाँ पे 1 2 4 6 9, क्या ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। 1 5 3 6 8, ये नहीं बन पाएगा। ये क्यों नहीं बन पाया, ये छोटा हो गया पिछले से। तो क्वेश्चन पहले तो समझ में आना चाहिए कि कैसे बन सकते हैं और कैसे नहीं बन सकते। तो पी सेट के अंदर ये बोला जा रहा है ईच सक्सेडिंग डिजिट कैन नॉट बी लेस देन इट्स प्रीडेसेसर। यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा, अगला जो नंबर आएगा वो उससे या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। नहीं समझ में आया। तो क्या जीरो डिजिट इस्तेमाल हो सकता है, जीरो डिजिट इस केस में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इस्तेमाल किया तो आपको उसको शुरुआत में ही रखना पड़ेगा। और अगर आपने शुरुआती दौर पे यहाँ जीरो रख दिया तो वो 5 डिजिट का नंबर तो कभी बन ही नहीं सकता। यानी जीरो इज नॉट इन यूज इन द सेट पी। तो जीरो अगर सेट में काम में नहीं आएगा तो क्या डिजिट्स काम आएंगे, 1 से लेके 9 तक। अब मुझे नहीं पता है 1 जो डिजिट है वो कितनी बार आया होगा। जैसे यहाँ देखें 1 कितनी बार आ गया, 5 बार। तो 1 कितनी बार भी इस्तेमाल हो सकता था, मैक्सिमम 5 बार। इसी तरह से ये हो सकता था 1 कितनी बार आए, जैसे एक नंबर और लिख दूं यहाँ पर मैं 1 1 2 2 5। जैसे इस नंबर में 1 कितनी बार इस्तेमाल हुआ, 2 बार। यानी 1 डिजिट कैन बी यूज्ड मोर देन वंस, इट इज एप्लीकेबल। नहीं समझ में आया। अब अपन इसके आगे क्यू पे बढ़ते हैं, फिर मैं पी को लिखना सिखाऊंगा। क्यू को पढ़ो, क्यू को पढ़ोगे तो और अच्छी फीलिंग आएगी। क्यू बी द सेट ऑफ ऑल एन सच दैट ईच सक्सेडिंग डिजिट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द प्रीडेसेसर। यानी अब उल्टा हो गया क्यू में। ये तो पी में क्या बोल रहा है कि अगला पिछले से छोटा नहीं होना चाहिए, इसमें क्या बोल रहा है वो, पढ़ो इस लाइन को। क्यू बी द सेट ऑफ ऑल द सच एन सच दैट ईच सक्सेडिंग डिजिट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द प्रीडेसेसर। यानी कि यहां पर बड़ा नंबर पहले आएगा, जैसे 7 आया, फिर यहाँ 6 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आ गया, ये चलेगा। क्योंकि इसमें अपन देख रहे हैं ये वाला नंबर इससे क्या है, छोटा। यहां पर भी क्या इस तरह के नंबर बन सकते हैं। तो ध्यान रखना ये वाले नंबर यहां और यहां पे कॉमन आएंगे, यानी वो कितनी बार काउंट होंगे, 2 बार। और ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 बार काउंट होंगे, 9। 1 1 1 1 5 बार, 2 2 2 2 5 बार, ऐसे करते करते 9 9 9 9 5 बार। क्या यहां जीरो इस्तेमाल हो सकता है, यहां जीरो इस्तेमाल हो सकता है। यहां जीरो क्यों इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जीरो अगर आप रखोगे तो एक केस छोड़ दें, जब आपने शुरुआत में जीरो रख दिया
तो सारे डिजिट क्या बन गए, जीरो। वो छोड़ दें तो बाकी जगह या तो सेकंड प्लेस पे जीरो आएगा, या थर्ड पे आएगा, या फोर्थ पे आएगा, या फिफ्थ पे आएगा। तो वो एक केस में हटा दूंगा जीरो जीरो वाला, जिस अब सारी जगह क्या रख दिया होगा, जीरो जीरो जीरो। नहीं समझ में आया? पढ़ लो सवाल, अच्छा सवाल है, जेई के पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, अभी बोल रहा हूँ। यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी जेई के पेपर में आ सकते हैं। पढ़ लो, कंसिडर, एक धीरे धीरे पढ़ लो सवाल को। पहले तो जो मैंने समझाया वो क्वेश्चन नहीं समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन में था ये। पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में थीम क्या है। पीएनसी के अंदर अगर क्वेश्चन की थीम समझ में आती है तो सवाल बनते हैं, अगर थीम ही समझ में नहीं आया तो फिर सवाल करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते रहे। और पी यूनियन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। अभी मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू तो दिखा दिया, 9 आएगा। तो तुम्हें एक डेटा तो मैंने डायरेक्टली ऑब्जर्व करवा दिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला, पी इंटरसेक्शन क्यू वाला 9 आएगा वो। अब हमें बस पी और क्यू लिखना है। और अभी मैंने क्यू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, पी और क्यू में क्या अंतर है, पी में जीरो इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्यू में जीरो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, कि उसमें एक नंबर जीरो 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 वाला जो बनेगा वो हटाना पड़ जाएगा, जब हमने पहली प्लेस पे जीरो को डाल दिया होगा। तो वो तो एक ही नंबर होगा, वो तो हटा देंगे हम। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे फिर बोल दूं, एक और नंबर, क्या ये नंबर बन सकता है क्या, 500000? ये बन सकता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा सवाल को देखो, पढ़ो, शायद थोड़ा समझ में आए। पढ़ लिया होगा अब तक, है ना? अब मुझे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, वन डिजिट एक बार भी इस्तेमाल हो सकता था, या फिर एक से ज्यादा बार भी। क्या वन नेसेसरली इस्तेमाल होगा? क्या ऐसा कोई नंबर बन सकता है जिसमें वन का यूज ही नहीं है? क्या मैं ये नंबर बना सकता हूँ 3 4 4 5 9? क्या यहाँ वन इस्तेमाल हुआ? तो जरूरी नहीं कि वन इस्तेमाल हो। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले एनपी की बात करूं, एनपी, फिर एन क्यू की बात करूंगा, फिर एन पी इंटरसेक्शन क्यू की बात करूंगा, जो कि कितना होगा, 9। अब मैं बता रहा हूं यहाँ एनपी के अंदर यही डिजिट इस्तेमाल होंगे, तो मुझे नहीं पता वन कितनी बार होगा। वन या तो 0 बार इस्तेमाल होगा, या 5 बार। तो मैंने कहा लेट द डिजिट वन इज यूज वन टाइम, मुझे नहीं पता कितनी बार होगा, मैंने उसको x1 कह दिया। x1 प्लस x2, x2 का मतलब क्या है, दो डिजिट कितनी बार इस्तेमाल हो। x1 का मतलब वन डिजिट कितनी बार इस्तेमाल हुआ। और ये डिजिट्स कब तक इस्तेमाल होंगे, 9 तक, डिजिट 9 ही इस्तेमाल हो सकता है। और इनका सम कितना आएगा, 5, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, सिक्के, और ये हो गए हमारे पास बैगर्स। तो जितने तरीके से ये सिक्के इन भिखारियों में बैठेंगे उतनी बार वो डिजिट इस्तेमाल हो जाएगा। सपोज करो ये 5 का 5 इस भिखारी को चला गया, तो इसका मतलब कौन सा नंबर बन गया, ये वाला नंबर बन गया। समझ में आ रहा है कुछ? हम लोग क्या कहेंगे, 5 कॉइन्स अमंग 9 बेगर्स। क्या फॉर्मूला होता था, जितने सिक्के होते थे उससे एक ज्यादा फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया करते थे हम लोग। आंसर बताओ कितना होगा। मैं एनपी का आंसर पूछ रहा हूँ, उसका आंसर, 5 सिक्कों को 9 भिखारियों में बांटने का तरीका, 13 सी। अभी तो आगे लोगों को बैगर मेथड ही नहीं पता, ये टेस्ट के लिए तैयारी करिए। 13 सी, 13 सी, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 13 सी 8 बोल रहे हैं। अगर 13 सी 8 सही मानो तो 13 सी 5 उसका उल्टा होगा, 13 सी 4 को सही मान लो तो फिर उसका उल्टा 13 सी 9 हो जाएगा। अभी तो लोगों को यही नहीं पता है बैगर मेथड में फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है तरीका बैगर मेथड में, अपने पास ये ए बी सी 3 भिखारी हैं और 4 सिक्के बांटने, क्या तरीका होता है, 4 + 2 C2, यही तो होता है फॉर्मूला। 4 सिक्के जितने भिखारी है उसमें से एक घटा करके डिवाइड कर देना। यहाँ कितने सिक्के हैं, 5, बैगर कितने हैं, 9, इधर आएगा 8 C 8, ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 13 C 8। जब हम क्यू में आएंगे तो क्या जीरो डिजिट इस्तेमाल हो सकता है,
तो जीरो इस्तेमाल हो सकता है। तो अब ये चालू होगा x0 प्लस x1 प्लस x2 अप टू x9 और इसका सम कितना 9। अब जब ये बांटेंगे तो बेगर कितने हो गए अब 10। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 9, सो 9 क्या लिख दिया, 5 होगा 5। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस कितना 9C9। बट इसमें मैंने कहा जो केस जिसमें तुमने ये पांचों सिक्के किस भिखारी को दे दिए, जीरो को, यानी उस समय पांचों जीरो बन गए होंगे, वो केस एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर से एक -1 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 14C9 -1। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ P यूनियन Q। समझ में आया क्या? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे आने लायक क्वेश्चन है, मार्क करके रख लेना। आने लायक क्वेश्चन है, और पीएनसी में नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है। ये नहीं कह रहा सिर्फ पीएनसी के अंदर ही आने लायक। मेरी तरफ से मेरे को ये क्वेश्चंस डिस्कस करने थे जो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को दिक्कत आई होगी। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन पहले ये कॉपी करनी जो लिखा हुआ जल्दी से, है ना। इसके अलावा मुझे थोड़े है ना जनरल सवाल लगे, रिपीटेड प्रोफाइल के सवाल लगे, जिसमें कुछ खास था नहीं सोचने वाला। कैलकुलेशन मिस्टेक्स को हटा दिया जाए तो मतलब करने लायक क्वेश्चन थे। यही क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा कुछ अलग था, सोचने लायक था। तो बताएं अब इसके अलावा अगर कोई और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 निकालते हैं भाई, उसका बी पार्ट। हाँ, इसको भी देख लेते हैं, पहले हम लोग कॉपी कर ले इसको अच्छे से। नंबर ऑफ आउटकम्स 5 डिस्ट्रिक्ट में तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है, 6 की पावर 5 हो ही जाएगा, है ना। अलाई के अंदर बेगर लगा देंगे, अलाई के अंदर क्या लगा देंगे, बेगर। एक क्वेश्चन करते थे हम लोग, याद करो कि हमने एक डाइस है उसको n बार फेंका, बेगर मेथड में करते थे। तो क्या करते थे हम लोग, x1 जो डाइस पे आउटकम आता है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, इसको क्या मान लेते हैं, बेगर। और वो बेगर में हम सिक्के को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आइडेंटिकल हैं, 3। तो 3 सिक्के हैं और हमारे पास बेगर कितने हो गए, जो डाइस पे आउटकम आते हैं। डाई पे आउटकम क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, जैसे ये लिखा हुआ है। x1 का मतलब वहां क्या हो जाएगा, आउटकम 1 कितनी बार आया, x2 का मतलब डाई पे आउटकम 2 कितनी बार आया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल टू कितने आइडेंटिकल है, 3। तो 3 यानी 3 सिक्कों को 6 भिखारियों में बांटना है। तो 3 सिक्कों को 6 भिखारियों में बांटने का तरीका क्या हो गया, 3 प्लस 5C5 यानी कितना हो गया 8C5। 8C5 तो 3 आइडेंटिकल के लिए हो गया, और साथ में 2 डिस्टिंक्ट है। तो 2 डिस्टिंक्ट में, एक डिस्टिंक्ट में कितना आउटकम 6, तो 2 में 6 इंटू 6 यानी 36। तो आंसर मेरे हिसाब से आ चुका है। नोट्स कॉपी नहीं पढ़ रखी है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में जरूर मिलते। आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा। हाँ, तेज बोलो। 15 नंबर, 1 सेकेंड। हाँ बताएंगे 15 नंबर में। नहीं, ये क्वेश्चन हमारा O1 के अंदर या O2 के अंदर भी आता है, S1 में भी आता है, कि हम लोग को इसमें क्वाड्रेटल बनाना पड़ता है, और वो जो क्वाड्रेटल के होते हैं डायगोनल्स, उतने ही हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इसका फिक्स तरीका होता है। तो अपन को यहाँ पर क्वाड्रेटल बनाने, जब क्वाड्रेटल बन जाएगा तो उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा एक यूनिक पॉइंट मिल जाएगा, खत्म। यही करना होता है इसमें। और कुछ करते हैं तो गलत ही होता है, क्योंकि उसमें केसेस रिपीट होने लगते हैं। मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। और बताएंगे, कॉपी नहीं पढ़ोगे, चीजें नहीं पहले की फॉलो करोगे तो दिक्कत आएगी, मैंने पहले भी बोला है। स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं हम लोग जब तक फॉलो करेंगे ना, तो हम लोग हमेशा ही प्रॉब्लम में रहेंगे। और कोई क्वेश्चन इसके अंदर। इसके बाद निकालेंगे हम लोग वेक्टर का शीट। वेक्टर के अंदर हम लोगों ने डू योरसेल्फ कौन सा दिया था, 10 और 11 निकालो। वेक्टर का डू योरसेल्फ 10 निकालेंगे पहले। वेक्टर का डू योरसेल्फ 10। हाँ भाई, वेक्टर का डू योरसेल्फ 10 बताएं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 10 के बाद 11 दिया था। एक ही क्वेश्चन है इसमें, मेरे हिसाब से हो गया होगा। O1 पे आ जाते हैं। O1 में हम लोगों ने कहां तक कर लिया था,
डिस्कस कहां तक हो चुका है? 44 तक हो गया है। 44 के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। ये फिर से रिपीट हुआ है। वो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, वी वेक्टर बराबर आर क्रॉस ओमेगा। 53, 54, 55, 56, 57, 58। अरे तुम लोगों ने किया है। 59, 59, 60, 61, 62, 63। लीनियरली डिपेंडेंट क्या मतलब? 2 के लिए लीनियर डिपेंडेंसी इज कोलिनियरिटी, 3 के लिए लीनियर डिपेंडेंसी इज कोप्लेनरिटी। 64, 65 फॉर्मूला बेस्ड। 66 ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना? तो ट्रायंगल का नेचर हमेशा चेक कर लेना चाहिए, भले वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या वेक्टर 3D हो। O2 में कितना हुआ था? 1 से 8 to 14 डिस्कस करना है, ठीक है भाई। O2 में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। पूछ लेना जिन्होंने भी किया है। समझ में आ रहा है? अब करा नहीं है तो फिर अपने आप, मतलब इतना मेरे बोलने के बाद कि ये चैप्टर लल्लू है, इसके अंदर क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में बहुत आते हैं, करने लायक आते हैं, फिर भी जो बच्चा नहीं कर रहा है भाई अपने आप। 9th, 10th, 11th। हाँ हाँ, पूछो ना, तो मैं तो वही कह रहा हूँ, पूछो। 11th देखो, 11th में लिखा हुआ है देखो, 3a वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स डी वेक्टर। क्या मैं इसको, बातें नहीं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और ध्यान से देखो, इसको 4 से डिवाइड कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। ध्यान से फील करो, तो ये रहा एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ये पॉइंट यहाँ पे सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, इसको एक पॉइंट यहाँ पर 3:1 में डिवाइड कर रहा है, देखो मिल गया। तो ये जो पॉइंट पी आएगा तुम्हारा, क्या मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर है? इसी तरह से अगर अपन बी और डी को ज्वाइन करके एक लाइन लिखते हैं, यहां लिख दे अपन बी वेक्टर और यहां लिख दे अपन डी वेक्टर, क्या हमें दिख रहा है ये 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है? तो ये वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी क्या ये होगा क्या? और ये दोनों बराबर है क्या? इसका मतलब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है? इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पर लाई कर रहा है, जो कि AC और BD की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। हाँ या ना? अब पढ़ते हैं जरा। द लाइन ज्वाइनिंग A and C डिवाइड्स, ये रही देखो लाइन ज्वाइनिंग A and C, ये लाइन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग B and D इन द रेशियो 1:1। क्या करेक्ट है? हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद डी ऑप्शन, द 4 पॉइंट्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यस दे आर कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर है तो लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों कोप्लेनर है सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, पहले लेक्चर से बोलते आ रहे हैं, खत्म हो गया। बी गलत क्यों है सर? द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड डी, ये रही लाइन ज्वाइनिंग बी एंड डी, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड द सी इन द रेशियो 1:2, गलत है, 3:1 है, इसलिए गलत है। ए ऑप्शन ए बी सी डी आर कोप्लेनर, यस व्हाई इट इज कोप्लेनर? कोई भी एक वेक्टर बाकी 3 के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, जब एक वेक्टर को बाकी 3 वेक्टर के टर्म में लीनियरली एक्सप्रेस कर दिया तो वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए, कोप्लेनर हो गए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, सब इंटरलिंक्ड है। 12 नंबर, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बताया था क्या होता है ना? बॉक्स निकाल लेंगे इसका यूवी डब्ल्यू का। 13th, 14th डी पार्ट, 14th देखेंगे भाई। 14th के अंदर डी पार्ट पूछा जा रहा है। इफ v1 v2 v3 आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि v1 v2 v3 का बॉक्स 0 नहीं है, ये गिवन है। अब अपने को बोला जा रहा है कि k1 वेक्टर v2 क्रॉस v3 अपॉन, बॉक्स लिख दो क्या उसको, है ना? अभी देखना, इसे कहते हैं कॉपी कैसे पढ़ते हैं और कैसे नहीं पढ़ते। जिन लोगों का ये डाउट है ना, उन्होंने साफ बता रहा हूं, जिस जगह मैंने इंफेसिस देके कहा था रिमेंबर दिस क्वेश्चन डेटा वाइज, वो भी याद नहीं किया। ध्यान से देखना, अभी ये रहा k1, इधर देखना k2, k2 वेक्टर है ये v3 क्रॉस v1, और नीचे फिर से बॉक्स है v1 v2 v3 का, और k3 वेक्टर ये रहा v1 क्रॉस v2, और नीचे है बॉक्स v1 v2 v3। ध्यान से देखना, पूछा क्या है? पूछा है
K1 का डॉट K2 क्रॉस K3 के साथ क्या होगा, ये पूछा आपने से। ये रहा K2, ये रहा K3। ये देखेंगे नीचे से बॉक्स तो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और ये 4 वेक्टर का क्या लिखा है, क्रॉस V2 K2 क्रॉस AC। 4 को 3 में कैसे रिड्यूस करते हैं बताया था क्या, 4 को कैसे करते हैं 3 में रिड्यूस बताया था। क्या करेंगे, इसको U मान लेंगे और फिर लगा देंगे VTP, बताया था, देख सकते हैं। ये मैंने कहा ना, अगर तमीज से जो मैं बताता हूँ वो फॉलो करोगे तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत वही आएगी जहां हम लोग बात नहीं सुनेंगे या क्वेश्चन। अभी मैं बता रहा हूँ गारंटी से, सिर्फ ये क्वेश्चन को देखा गया और अपीयरेंस देख के छोड़ दिया गया कि इतने सारे वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस कौन लेगा। जबकि मैंने कल क्लास में वो जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसमें 3 पार्ट थे, तो मैंने कितने सारे डॉट और क्रॉस लिखे हुए थे वहां पे। और मैंने क्या कहा था, बगैर घबराए बस उसको क्या करें, रिड्यूस। अब यहाँ पर अगर K2 डॉट क्रॉस K3 में इसको देख के डर रहा हूँ तो फिर मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे दोनों बॉक्स तो क्या बन गए, बाहर आ जाएंगे। और ये 4 वेक्टर का क्या ले रहा हूँ, क्रॉस। 4 को 3 में रिड्यूस करने के कितने तरीके अपने को बताया कि 2 को क्या मान लो, U। अब हाँ, अब वो इतना अगर कॉपी का रिजल्ट याद हो तो स्टैंडर्ड भी बन जाएगा, बिल्कुल सही है। खैर एनीवेज, ये 14 तक ही दिया था शायद, इसके आगे बढ़ते हैं S1 पे। S1 में क्या दिया था, 21 टू 22। आ जाओ भाई, 21 S1 का 21। क्या करेंगे S1 के 21 पे, देखो ये लिखा हुआ है ओपी वेक्टर टर्न्स थ्रू। तो ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजन हो गया, ओरिजन। और ये रहा ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर कितना दे रखा है, आई कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K कैप। वो कह रहा है ओपी वेक्टर टर्न्स थ्रू अ राइट एंगल एंड पासेस थ्रू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी डायरेक्शन में इसको टर्न किया है, ऐसे टर्न होते हुए वो यहां पहुंच गया। कितना एंगल से घुमाया, 90 डिग्री से घुमाया, और नई पोजीशन पे वो P डैश पे पहुंच गया। तो ये ओपी डैश बन गया पॉजिटिव। फाइंड द वेक्टर इन द न्यू पोजीशन। वेरी सिंपल। ये तीनों वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। जब ये वेक्टर, मैं बोल लू, जब ये वेक्टर घूमेगा तो इसका यहां पर इंटरसेक्शन कितना आएगा, 300। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देखिए ध्यान से 3 है। तो जब घूमेगा तो मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हुआ, घूमने से तो सिर्फ क्या हो रहा है, एंगल्स चेंज होते आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो पास होगा तो ये वाला वेक्टर को मान लो क्यू वेक्टर है। क्या तुम्हें दिख रहा है, ये वेक्टर ओ क्यू वेक्टर और ओपी वेक्टर कोप्लेनर है। तो अगर कोप्लेनर है तो थ्योरम इन प्लेन, ओपी डैश कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स ओपी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ओ क्यू वेक्टर। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें, 2 इक्वेशन चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो ओपी वेक्टर का डॉट ओपी डैश के साथ 0, क्यों, एंगल 90 डिग्री है। दूसरा इक्वेशन ओपी डैश का मैग्नीट्यूड, अभी भी तो 3 ही, क्योंकि वेक्टर घुमाया है तो मैग्नीट्यूड थोड़ी बदला है। कितनी इक्वेशन आ गया तुम्हारा, एक्स और वाई। ओपी पता ही है, ओक्यू दिख रहा होगा 3 आई क्या, अबे दिख रहा है ओक्यू। ओक्यू वेक्टर कितना है, 3 आई क्या, खत्म। और तीसरा एनसीईआरटी लेवल, जो बच्चे एनसीईआरटी वाले लेवल वाला बच्चा करेगा, वो क्या करेगा, मान लेगा इसको A1 A2 A3, यानी ओपी वेक्टर को मान लेगा, ओपी डैश को A1 आई कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। अब उसके लिए कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3। तो पहली इक्वेशन ये वाली, दूसरी इक्वेशन ये वाली, हाँ ना। तीसरी इक्वेशन कौन से नॉर्मल के साथ, बॉक्स 0। बॉक्स मतलब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है ना, तो फिर ओपी ओ क्यू और ओपी डैश का बॉक्स 0। बॉक्स मतलब डिटर्मिनेंट। कितनी इक्वेशन बनाएगा बच्चा, 3। हमने देखो कितनी बनाई, 2। और वहां 3 को लिखने में भी टाइम लगेगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। हमारे पास वेरिएबल भी कितने हैं, कम। और ये पावर किसकी है, थ्योरम इन प्लेन की पावर है। जैसे ही 3 वेक्टर एक ही प्लेन में दिखे, खट से एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21, 22। और कौन सा दिया था, S2 में क्या दिया था, 2 2 4, बताओ भाई कौन कौन सा दिया था, 2 4 5 6 13 और
13, 14, 15, 16 ये दिया था। ठीक है, S2 निकालेंगे भाई। इसके बाद एक्सरसाइज S2, ओपन एक्सरसाइज S2। हाँ, S2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2। देखो इतना बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि कितना ही बोलूंगा समझ नहीं। मैंने कहा था कोई लाइन प्लेन पे पड़ी हुई है, तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब एक चीज है यहाँ पर जो तुम लोगों को शायद अभी पता नहीं है और तुमने यूज में नहीं लिए, ये थोड़ा सा 3D का इसमें यूज है। ये प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई है? 3D फॉर्म में। हाँ, हमने क्लास में क्वेश्चन किया था और अब तुमको बताया था r-a.n जब हम करते हैं और हम इसको 0 लिखते हैं, तो मैंने बताया था इससे इसमें कैसे आते हैं। तो मैंने कहा था इसकी जगह लिख देना xi yj z के, कहा था। तो जैसे ही तुम इसमें जाओगे तो तुम्हारे को जो ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर का ही डायरेक्शन वेक्टर है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है आई कैप, ये जो लिखा हुआ है -2j कैप, और ये जो इसके आगे 1 लिखा हुआ है ये k कैप, ये तुम्हारा प्लेन का कौन हो गया? नॉर्मल। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज अगर तुम्हें उस दिन ध्यान से करी होती ना, तो तुम्हें दिख जाता कि जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होता है, ये क्या होते हैं? नॉर्मल के वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। कोई बात नहीं, अपन 3D में पढ़ेंगे, जब 3D आएगा तो वहां पर इसको पढ़ लेंगे वापस से। तो मेरे हिसाब से अब तो हो जाएगा। इसके बाद सेकंड हो गया, ये सेकंड के बाद फोर्थ। अब ये सब तो अपन लोग बता चुके हैं कि किस तरह से मेहनत करना पड़ता है। फोर्थ के बाद फिफ्थ। ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है सिर्फ आई कैप और जे कैप आएगा, के कैप नहीं है पिक्चर में, ध्यान रख लेना। छठा क्वेश्चन। छठे के बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 पक्का? इसमें एक चीज बताना चाहूंगा मैं 13 में अपनी तरफ से। 13 का जो बी पार्ट है, एक्चुअली में सी लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन वो है बी पार्ट ही, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 1। तुम लोगों ने जरूर ये, जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा, एक जगह आकर के यहाँ पे तुम जैसे इस वैल्यू को रखते हो तो ये आता है शायद 3 cos θ/2, है ना, और 4 sin θ, यही आता ना ये, क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। हम लोग ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी लिख सकते हैं ना। अब ए का स्क्वायर तो 1 ही है, ये भी 1 है, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 cos θ। अब कंपाउंड एंगल आता है तो ये 1 प्लस cos 2θ को ब्रेक कर देंगे, 2 cos स्क्वायर θ बाई 2 -1, ये कट जाएगा और ये आ गया 4 cos स्क्वायर θ/2। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो प्लस ही आएगा, तो ये कितना आ रहा है? 4। 2 आएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ आता है। अब यहाँ आने के बाद बच्चे का क्या है, मन ललचाता है और वो बगैर दिमाग लगाए इसका आंसर -5 से 5 लिख देगा, जो गलत है। मॉड नहीं आएगा ना, ये तो बात है। ये थीटा जो होता है, ये वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई होता है, तो जो θ/2 है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पर मॉड की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता था ये भी कोई बोलेगा, है ना, लेकिन θ/2 आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई होता है। मैं जो मेन बात बोलना चाह रहा हूँ, जिस बच्चे ने यहाँ पर आकर के -5 से 5 लिख दिया ना, वो बच्चा बिल्कुल सो करके सवाल को कर रहा है। पहली चीज, आप दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हो, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, जीरो भी नहीं आ सकता इस केस में। क्यों? क्यों जीरो होने के लिए इसको और इसको दोनों को एक साथ जीरो होना पड़ेगा, और ये दोनों एक साथ तभी जीरो हो सकते हैं जब ए और बी दोनों नल वेक्टर हो। नल तो हो ही नहीं सकते, मैग्नीट्यूड 1 है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव छोड़ो, इसकी वैल्यू मिनिमम जीरो भी नहीं होगी, हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहा जाएगी 5, वो तो दिख ही रही है। या फिर तुम एक काम करो ना, इसको क्या मान लो, लेट θ/2 को t मान लो, तो t तुम्हारा कहां से कहां जाएगा? 0 से π/2, अरे जाएगा ना। अब लेट मी मेक दिस एज अ क्वेश्चन ऑफ AOD। दिस इज 3 cos t प्लस 4 sin t। अब क्या t पैरामीटर बाउंडेड है क्या? तो हम क्या करेंगे, इसका डैश निकाल के क्या देखेंगे, 0 से π/2 में कहां इंक्रीज कर रहा है और कहां डिक्रीज, तो तुम्हें पता चलेगा इसका f डैश एक जगह 0 आ रहा है, और उस जगह जो साइन चेंज हो रहा है वो प्लस से माइनस, यानी जहां 0 हो रहा है वो मैक्सिमा है। तो मिनिमा कहां होगा? बाउंड्री पॉइंट पे। बाउंड्री पॉइंट बोले तो या तो 0 पे या π/2, तो 0 रख के देखेंगे और π/2 याद करेंगे। आर्टिकल AOD का ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वहां पर क्या करते थे हम लोग, यही तो करते थे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ
एक मिनट आराम से, धीरे धीरे हाँ बोलो। हाँ अब बाहर आएंगे, हाँ बाहर आकर के बताएंगे। 13th हो गया ये वाला, 14th, 15th एंड 16th करा ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, होमवर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर है तो पेपर का एनालिसिस करेंगे तो होमवर्क कर भी नहीं पाएंगे। मॉर्निंग में ही क्लास हो जाएगी मंडे को, तो कोई होमवर्क नहीं है आज के लिए, देयर इज नो होमवर्क, द एंड ऑफ द क्लास।